स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश को पास करने का तरीका क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोफिशिएंट इंग्लिश फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 जो कि है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे कि इस पूरे यूनिट पे का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है, इसके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर कौन से लिखने हैं और कैसे लिखने होते हैं, और इस यूनिट के पूरे 2 नंबर कैसे लेने हैं। तो जी हां स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। सिर्फ एक वीडियो देख के आप एक पूरी यूनिट की तैयारी कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और डीएलएड की पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करने पर सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, फर्स्ट ईयर की, साथ ही साथ सेकंड ईयर की भी। तो आप सभी को देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी है डीएलएड की परीक्षा के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस इकाई, इस यूनिट 1 की। तो प्रोफिशिएंट इंग्लिश ऐसा विषय है जिसमें बहुत लोग फेल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप फेल नहीं होंगे। अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप फेल नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूं। जी हां, हमारा जो पहला यूनिट है प्रोफिशिएंट इंग्लिश का, ये टोटल 2 मार्क्स का था। जी कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और कोई सवाल नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ नहीं। जी हां, एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करने के लिए मैं हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आप हो। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है? इस एक यूनिट से जब सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे? इससे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ेंगे? यहां से कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं आता तो हम ग्रामर क्यों पढ़ेंगे? जी हां, तो इस चैप्टर से हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस इंडिया में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को भारत में क्या समझा जाता है, कैसे इसको लिया जाता है, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखेंगे। अब इसके मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया कि इसका अंक विभाजन भाई एक क्वेश्चन आता है, वो भी सिर्फ 2 नंबर का। तो कैसे पढ़ना है, कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं यहां आपको जिस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताऊंगा गारंटी है 100%, उसमें से ही एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के लिए। 100% गारंटी लिख कर ले लेना। अगर एग्जाम देख रहा हो और एक क्वेश्चन नहीं है तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी वीडियो देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, व्हाट इज लैंग्वेज? भाई लैंग्वेज क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंग्वेज। मैं आपको यहां ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, लेकिन आंसर लिखते कैसे हैं ये भी बताऊंगा। तो पहला सवाल है व्हाट इज लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज के बारे में पूछा है तो पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि भाषा क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर हिंदी में आप बोलोगे तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने मन की फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज। बिल्कुल, तो बहुत आसान है, इंग्लिश पास करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं। तो अब लैंग्वेज वर्ड क्या है? सबसे पहली बात, दो इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज जो है, ये जो इंग्लिश भाषा का शब्द है लैंग्वेज, ये जो है ये लिया गया है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। जी हाँ, लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से लैंग्वेज वर्ड को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टंग, यानी कि जुबान, जीभ। जी हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? टंग, जुबान और जीभ। एसोसिएटेड विद ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन एंड आइडियाज। और ये संबंधित किससे भाई? तो ह्यूमन का ऑडिटरी यानी ऑडियो, यानी कि बोलना। लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है सबसे पहले, फिर उसको सुनी जाती है, फिर उसको लिखा जाता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने की 3 प्रोसेस है, मैं भी बताने रहा हूं। किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहली प्रोसेस होता है उसको सुनना, बोलना और लिखना, यही 3 प्रोसेस होती है, याद रखें, लैंग्वेज सीखने का। तो व्हाट इज लैंग्वेज? द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ व्हिच इंप्लाइज टंग। इसका मतलब क्या होता है? टंग, एंड एसोसिएटेड विद ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज। तो ये हो गया पहला। तो भाई लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज शब्द जो है लैटिन भाषा के लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टंग। और टंग का मतलब यहां पर किससे भाई? जबान। जबान का मतलब वो है कि हम अपने ऑडियो वोकल, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को उससे जुड़ा हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के काम आता है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स एक्सेट्रा, ऐसा लिख सकते हैं, तो नंबर पूरा मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज? भाई व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियतें, गुण, ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में इसकी क्या खासियत है? सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखिए, पहला, इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। भाई इंग्लिश एक आदर्श भाषा है, बड़ी अच्छी भाषा है, आदर्श भाषा है, तभी तो पूरे देश भर में बोली जाती है। देश भर ही नहीं, पूरी दुनिया भर में बोली सुनी समझी जाती है आजकल, ठीक है।
तो इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। दूसरा, इट इज अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। ये प्रोग्रेसिव है, यानी इसमें लगातार प्रोग्रेस हो रहा है। किसी भाषा को प्रोग्रेसिव तब बोलते हैं जब वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में बहुत स्कोप हो उसका। जी हाँ, अभी आप इंग्लिश बोलते अगर आपको आता हो तो आपको बड़ी जल्दी जॉब लग सकती है, आपको बहुत स्मार्ट, अच्छा, हाई स्टेटस का समझा जाएगा। जी हाँ, तो इंग्लिश जो है प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। इंग्लिश एक आइडियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। अभी रट लो, अभी आ जाएगा आपको। इंग्लिश कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाला है, खासियत। तो इंग्लिश इज ए कम्युनिकेट, इंग्लिश इज ए आइडियल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इट हैज ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स। इसके खुद के शब्द हैं, इसके शब्द किसी दूसरी भाषा से ऐसे उठा उठा के नहीं लिए गए, इसका खुद का अपना सिस्टम ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, इट हैज ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, इट हैज इट्स ओन ग्रामर। इसका खुद का ग्रामर है, खुद का व्याकरण है। जी हाँ, इट हैज इट्स ओन ग्रामर। ये आपको ध्यान रखना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? इंग्लिश भाषा के। जी हाँ भाई, ये इंग्लिश भाषा एज ए सेकंड लैंग्वेज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज, इट इज एन प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, इट हैज इट्स ओन ग्रामर। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। 2 नंबर के लिए पूछेगा, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे क्या? जरूर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? भाई भारत में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सवाल पूछा है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से। हम भी जवाब वैसे ही देंगे, जैसे सवाल पूछा है उसी हिसाब से जवाब हमें भी देना होता है। तो हम जवाब क्या देंगे? अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। जी हाँ, इंग्लिश जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि नए जमाने के लिए हमारे खिड़की, हमारे एक रास्ता है, दरवाजा है, जिसके थ्रू हम दूसरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गो अमेरिका, अगर आपको अमेरिका से व्यापार करना है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट आके हिंदी में तो बोलेंगे नहीं, और हम भी जाके वहां हिंदी उनको बोलेंगे तो समझेगा नहीं। पर हमें अमेरिका का सामान चाहिए, अमेरिका को हमारा भी गेहूं का सामान चाहिए, गेहूं वगैरह चाहिए, तो हम दोनों को व्यापार करना है तो किस मीडियम से करेंगे भाई? इंग्लिश के मीडियम से। उनको भी इंग्लिश समझती है, हमें भी इंग्लिश समझती है, हम भी बोलेंगे इंग्लिश। ठीक, तो इट इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। इट ओपन से वाइड विंडो, एक रास्ता खोल देता है, चौड़ा खिड़की खोल देता है, ऐसा बोला गया। इट इज वाइड विंडो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बड़ा अच्छा मीडियम है, विंडो है। ठीक है, जरूरी नहीं है विंडो डोर लिखो, आप मीडियम भी लिख सकते हैं, वे भी लिख सकते हैं, रास्ता भी लिख सकते हैं। इट इज डायरेक्ट मीडियम टू एक्वायर नॉलेज। भाई ये डायरेक्ट मीडियम है, एक डायरेक्ट साधन है, एकदम सीधा सीधा साधन है नॉलेज गेन करने का, आर्ट्स का नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज, साइंस का नॉलेज, ये सब गेन करने का एक बढ़िया माध्यम है। ठीक, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आप गूगल पर देख लीजिए, कहीं भी आप सर्च कीजिए, इंग्लिश भाषा में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। जी हाँ, बड़ी आसानी से। इट इज डायरेक्ट मीडियम टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इन सब चीजों का आराम से हमें ज्ञान मिल सकता है इंग्लिश भाषा से। विदेश से हम व्यापार कर सकते हैं, विदेश से हम संबंध बना सकते हैं इंग्लिश भाषा की मदद से। तो ये पीटू नेहरू के हिसाब से इंग्लिश के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज? भाई किसी भाषा के फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा का फंक्शन क्या होता है? तो पहला देखिए, इंफॉर्मेटिव। कोई भी भाषा जो होती है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे? द फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज आर एज फॉलोज, डैश दीजिए। नंबर 1 इंफॉर्मेटिव फंक्शन, फिर उसमें लिखेंगे आप कि लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। लैंग्वेज इज अ इंफॉर्मेटिव विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग्स, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव फंक्शन, इंग्लिश के माध्यम से हम अपने थॉट्स, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूं, तो मैंने आई एम वेरी सैड इंग्लिश भाषा बोलकर अपने दुख को बताया कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस किया मैंने, अपना प्रदर्शन किया अपने दुख का। ठीक, डायरेक्टिव यानी दिशा निर्देश देना। शट द विंडो, दूर भाई दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो, ऐसा मैंने बोला शट द डोर, शट द विंडो, दरवाजे बंद करो, तो मैंने डायरेक्ट दिया, मतलब मैंने निर्देश दिया, दिशा निर्देश दिया। जी हाँ, तो डायरेक्टिव फंक्शन भी प्ले करता है। तो इंग्लिश जो है और लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेटिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन और डायरेक्टिव फंक्शन, तीनों फंक्शन प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से 1-2 नंबर का सवाल आने की पूरी पूरी गारंटी है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी पसंद आई है, आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियो लाऊं, तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो लाऊं तो कोई वीडियो मिस ना करें। और डीएलएड की में परीक्षा में आप 90% स्कोर कर पाएंगे मेरी इस चैनल की मदद से, मेरी इस वीडियो की मदद से। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इंग्लिश क्या है?
भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इंग्लिश भी भाषा है। इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे साइंटिफिक टेक्स्ट बुक छपती हैं, रिसर्च में, पब्लिकेशन में काम आता है। हम न्यूटन के जो लॉ पढ़ पा रहे हैं, अगर उसने इंग्लिश में नहीं लिखा होता तो हम नहीं पढ़ पाते। तो इंग्लिश के तो पूरी दुनिया पढ़ लेती है, फिजिक्स के लॉ हो गए, मैथमेटिक्स के लॉ हो गए, केमिस्ट्री के लॉ हो गए, सब। तो फॉर इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई इसको ईएसटी बोलते हैं। इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में ईएसटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली रेफर्स, इसका मतलब होता है जनरली रेफर्स टू इंग्लिश यूज्ड इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस। इसका मतलब है, ईएसटी का मतलब है ऐसी इंग्लिश जो साइंटिफिक पब्लिकेशन में, यानी कि वैज्ञानिक जो प्रकाशन करते हैं, वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं उसको फिर छापते हैं किताबों में, कॉपियों में, न्यूज़पेपर में, तो उस पब्लिकेशंस में, पेपर्स में, टेक्स्ट बुक किताबों में, टेक्निकल रिपोर्ट्स और एकेडमिक लेक्चर्स में जो इस्तेमाल होता है उसे ही इंग्लिश कहते हैं, उसे इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ईएसटी। ध्यान रखिएगा, ईएसटी क्या है? ईएसटी का अर्थात ऐसी इंग्लिश, EST means the English which is used in publication of scientific textbook, papers, arts, newspaper, reports, video lectures या फिर academic lectures etc. यही तो इंग्लिश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द लर्निंग कंडीशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज? भाई इंग्लिश भाषा के लिए लर्निंग कंडीशंस यानी सीखने के लिए परिस्थितियां कौन कौन सी होती है? तो द कंडीशंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आर एज फॉलोज, डैश दीजिए। नंबर 1 इनफॉर्मल लर्निंग कंडीशन, नंबर 2 फॉर्मल लर्निंग कंडीशन। जी हाँ, लिखना कैसे मैं दिखा दूं, सिर्फ ये 2 लाइन लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर लेने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? द लर्निंग कंडीशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आर एज फॉलोज। क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया रहता है, द लर्निंग कंडीशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आर एज फॉलोज, डैश दीजिए। नंबर 1 इनफॉर्मल लर्निंग कंडीशन। इनफॉर्मल लर्निंग कंडीशन यानी अनौपचारिक सीखने की स्थिति, यानी कभी कभी आप देखेंगे, मुझे एक जरा सा बात बताइए, फॉरेन में जो छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो रहेंगे, इतने छोटे, इतने भी नहीं, मतलब इतने बड़े बच्चे, तो वो जो बच्चे होंगे वो अपने माँ बाप के साथ इंग्लिश भाषा में बात करते हैं, एकदम इंग्लिश उनका कंफर्टेबल है, पूरा बढ़िया है। क्या उन्होंने टेंस पढ़ा? क्या उन्होंने ग्रामर पढ़ा? वो छोटे से बच्चे को क्या ग्रामर पढ़ाया गया था, ट्रांसलेशन पढ़ाया गया था? नहीं, उसको इंग्लिश आती है। क्यों? उसने हमेशा शुरुआत से इंग्लिश बोली, शुरुआत से माँ बाप की इंग्लिश सुनी और माँ बाप से इंग्लिश में ही बात किया। तो इंग्लिश जो है वो बोलने से आती है, सुनने से आती है। जी हाँ, तो इंग्लिश जो है वो इनफॉर्मल कंडीशन हुई लर्निंग की, वहां ना कोई ग्रामर सीखा, ना कोई मेथड सीखा, कोई नियम कानून नहीं, बस सुना, बोला, समझ लिया। जैसे आप और मैंने कभी हिंदी सीखी होगी बचपन में, तो हिंदी कैसे सीखी? हमारे माँ बाप ने हिंदी बोला, हमारे दादा दादी, घर परिवार वालों ने हिंदी बोला, हमने सुना, हम भी बोलने लग गए। हमने कोई व्याकरण पढ़ा हिंदी का? शुरू में नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, फिर भी हमें हिंदी बोलनी आ गई, क्योंकि हमने सुना, समझा और बोला। तो सेम इंग्लिश सीखने की ये इनफॉर्मल कंडीशन होती है। फिर आती है फॉर्मल लर्निंग कंडीशन, जिसमें अंग्रेजी भाषा का पहले अनुवाद पढ़ाया जाता है, उसके अक्षर पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके पश्चात उसका ग्रामर, नियम कानून सब पढ़ाया जाएगा, तो वो होगा फॉर्मल लर्निंग कंडीशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस। गारंटी देता हूं इसी 6 में से 2 नंबर का एक सवाल आएगा गारंटेड, और आप इस यूनिट के पूरे 2 नंबर जरूर ले पाएंगे। तो स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये यूनिट यहीं पर समाप्त होती है। 2 नंबर आप इस वीडियो को देखकर हासिल कर पाए, 15 मिनट से भी कम की वीडियो, और 2 नंबर आपको गारंटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं अगली और वीडियोस बनाऊं इस पूरे यूनिट्स की, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, और कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, और आपको और किन सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप पूरे नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट जिनसे आप 90% स्कोर कर पाए डीएलएड की परीक्षा में, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में ऑल सब्जेक्ट के नोट मिल जाएंगे। जी हां, जिससे आप 90% गेन कर पाएंगे। साथ ही साथ हम चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो। जी हां, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें और भी न्यूज फैक्ट्स के लिए सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे फेसबुक, हमारे इस चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी यहाँ पर नाम लिंक दिया होगा, आप वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अन्य सोशल मीडिया जैसे कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।